फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल खरीद एमएसपी पर इसलिए की जाती है ताकि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म चले, क्योंकि जब फसल तैयार होती है तो फसल का रेट डाउन होता है और उसके 6 महीने बाद वही फसल महंगी हो जाती है। तो प्राइस करेक्शन मैकेनिज्म के तहत एमएसपी दी जाती है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान की आय, किसान की जो लागत है उससे नीचे प्राइस उसकी फसल का ना गिरे, इसलिए सरकार इंटरवेंशन करती है और वो खरीदती है। अब सेंटर की सरकार स्टेट की सरकार को ऑर्डर प्लेस करती है, सेंट्रल वेयर हाउसेज से ऑर्डर जाता है स्टेट की सरकार को कि आपको इतना गेहूं खरीदने का, हमने इतने लाख टन का आपको अनुदान दे दिया है और इतना पैसा आपको दे दिया है। वेस्ट बंगाल में जब धान खरीदने की बात आई थी तो वेस्ट बंगाल की सरकार को पैसा ही नहीं भेजा इन्होंने, सेंट्रल वेयर हाउस ने ऑर्डर भेज दिया, पैसे नहीं भेजे। इस तरीके की भी चीजें होती हैं। तो जब सेंटर की सरकार का ही सारा केंद्र का ही इसमें हस्तक्षेप है कि एमएसपी कितने लोगों को मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और पैसे के आवंटन का जब लेन देन होता है, स्टेट वेयर हाउसेज जो हैं उनकी परचेज सेंट्रल वेयर हाउसेज के मुकाबले कम होती। तो ये हरियाणा की सरकार तो 24 फसलों पर एमएसपी देने के लिए कांग्रेस ने बात की है, इसलिए की है कि हरियाणा में बाजरा भी होता है, सरसों भी होती है, आपका और फसलें भी होती हैं, जौ भी होता है, क्योंकि जहां पानी की कमी है वहां बाजरा और ज्वार उगाया जाता है। जहां पानी की अधिकता है जैसे कि जीटी रोड वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे आपका शुगर केन भी है और पैडी भी है और आलू भी है। तो हर एरिया की अपनी बेल्ट है। अब जैसे नू वाला एरिया है वहां पानी की दिक्कत है, तो वहां पे सिर्फ प्याज और आप आलू ही उगा सकते हैं या लहसुन उगा सकते हैं। तो इस तरीके की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। हमारे देश में आज तक कभी इरिगेशन का ऑडिट ही नहीं हुआ। मैंने पहली मांग करवाई थी ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी में, कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा था कि आप इरिगेशन को ऑडिट करवाइए और इरिगेशन के ऑडिट में क्लियर हो जाएगा कितना पानी कहां पर है, कितनी पानी का सतह नीचे चला गया है, कितना अभी ऊपर है और कौन सी फसल कहां पे लगानी चाहिए। और जिस तरीके से किसानों को ये कहते हैं कि ये पानी ले लेते हैं धरती से, अरे पानी लेके कोई उड़ा थोड़ी ना देते हैं, उसी धरती में वापस डाल देते हैं। पोल्यूशन जो है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज तो आपकी केमिकल फैक्ट्रीज हैं या आपकी टायर बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं या अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री हैं जो रिवर्स बोरवेल से पानी को जो है जमीन के अंदर दागती हैं। तो बात यह आ जाती है कि जब सरकार किसानों पर मढ़ देती है ये सारे इल्जाम, उनको कभी खालिस्तानी बताती है, कभी उनको ये बताती है कि जो बैठे हैं 750 किसान ये 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो किसानों ने भी जवाब में कहा आपके भी तो 543 एमपी हैं, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो अगर हमारे 750 भी बैठे हैं शंभू पे तो वो भी करोड़ों के बराबर है और आपसे लड़ सकते हैं। जी देखिए, उनके भतीजे कांग्रेस में गए हैं, ऐसा परिवार में चलता ही रहता है, कुछ लोग इधर आते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं। अभी मैं आपको आज ही की खबर बता देता हूं। अभी मेरे पास कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ पार्टी के लोग जो हैं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, पर मेन बात यह है कि खट्टर साहब सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अब आप अगर उनकी मैनिफेस्टो भी पढ़ेंगे, मैनिफेस्टो में उन्होंने 2009 से लेके 2000 मतलब 2010 से लेके 2024 तक जो सरकार, 2014 से लेके 2024 तक जो सरकार चलाई उस 10 साल का ब्यौरा दिया उन्होंने। हमने कितने मकान बनवा दिए, हमने कितने लोगों को एमएसपी दे दी, हमने कितनी सोर्सिंग कैसे करी, 24 फसलों की वो बात तो खुद ही करते हैं। फिर कितने लोगों को किसान सम्मान निधि आपने दी। तो अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय दूसरे की कमजोरी बताने वाला जो शख्स होता है वो हमेशा कमजोर होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके पास ज्यादा उपलब्धियां हरियाणा में दिखाने के लिए है नहीं। जाट वर्सेस नॉन जाट करके उन्होंने पहले 5 साल सरकार चला ली, 2014 से 2019 में पुलवामा के पे हरियाणा में उनको वैसे ही वोट पड़ गए क्योंकि मोदी जी ने पुलवामा पे 303 एमपी अपने उनके सरकार बन गई थी सेंटर में। पर स्टेट के जब इलेक्शन हुए तो उनका वोट प्रतिशत गिर गया। जो वोट प्रतिशत 52-54% था वो गिर के 35-36% हो गया था असेंबली इलेक्शन आते आते। और अब ऐसा माना जा रहा है कि 30% से भी नीचे जा सकते हैं ये। और यही इनका टोटल राउट होने वाली है। इस वजह से वो कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस में लीडर जो हैं वो एक दूसरे को देखते नहीं ठीक से, एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शैलजा जी अपने मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती हैं, क्या उस समय हुड्डा जी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? 5 एमपी कैसे आ गए इनके हरियाणा में? और तीसरी बात यह है कि जो आदमी को लीड दी जाती है हरियाणा कांग्रेस में, भूपेंद्र हुड्डा इस समय नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस का। तो जरूरी तौर पे ऐसा होता है कि कुछ सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रेशर डाला हो और हाईकमांड ने या कांग्रेस की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने उसको रिलेंट किया हो। अगर मान लीजिए 2-4 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट
खड़े भी कर लिए तो हो सकता है विनेबिलिटी देख के खड़े किए गए हों, ये तो रिजल्ट आने पे पता लगेगा। अब आप ये कहें कि शैलजा जी जो हैं बीजेपी को वोट पड़वाएंगी क्योंकि वो नहीं चाहती भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। और ना ही ये सुरजेवाला के केस में होगा। सुरजेवाला के जी के तो एक बेटे हैं बस, आदित्य सुरजेवाला, जो अपने कैथल में उनकी सीट से लड़ रहे हैं। तो सुरजेवाला जी को क्या फर्क पड़ता है कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा बने या शैलजा बने। इस तरीके की नरेशंस गोदी मीडिया को, आप कहते हैं ना कि बैक्टीरिया को फीड किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया मरे ना, तो ये फीड किया जा रहा है, गोदी मीडिया में रेगुलर फीड किया जाता है। आप देख लीजिए इनके जितने गोदी मीडिया चैनल हैं इसी बात को आज सारा दिन उछालते रहेंगे, हरियाणा में विस्फोट हो गया है, कांग्रेस पार्टी टूट गई है। तो इनका तो ये काम ही है रोज का, इस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।